प्रथम वर्ष के बच्चों, आपका कॉलेज में स्वागत है। आपके सामान्य हिंदी में 2 पुस्तक चलती हैं, पद्य संकलन है और एक गद्य संकलन है। मैं आपको गद्य संकलन का प्रथम पाठ, जो कि नानाजी देशमुख ने लिखा है, जिसका शीर्षक है ग्रामोत्थान, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी और उस पाठ को मैं पढ़कर सुनाऊंगी और बीच में आई हुई जो व्याख्याएं हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनके बारे में वर्णन करूंगी। सर्वप्रथम हम नानाजी देशमुख का संक्षेप में परिचय जान लेते हैं। नानाजी देशमुख भारतीय संस्कृति के प्रखर व्यक्तित्व हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं तथा भाजपा नेता के रूप में भी अग्रणी नेताओं में रहे हैं। लंबे राजनीतिक जीवन के बावजूद नानाजी के मन में यह कसक रह गई कि देश के गांवों के अपेक्षित विकास नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने राजनीति छोड़कर गांव में कार्य करने का बीड़ा उठाया। वे चित्रकूट के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अपने अनुभवों को वे लिपिबद्ध भी करते हैं और सरल शब्दों में व्यक्त कर पाठकों तक पहुंचाते हैं। अब जो ये ग्रामोत्थान नामक जो इसमें आपका गद्य आया है, वो एक पत्र के रूप में लिखी गई रचना है, जो कि नानाजी देशमुख के अनुभवों का विवरण देती है। नानाजी उन मूलभूत समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं जिनकी वजह से ग्रामीण पिछड़े रहते हैं। इन्हीं समस्याओं में एक समस्या गांव वालों में व्याप्त मुकदमेबाजी की भी है। नानाजी इस समस्या से ग्रामीणों को मुक्त करने पर बल देते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रामोत्थान। प्रिय युवा मित्रों, सस्नेह शुभाशीष। गुलामी के पूर्व हमारी न्याय व्यवस्था अत्यंत सरल, अविलंब, निर्णायक एवं संतोषप्रद थी। गुलामी से पूर्व, सुनना ध्यान से, गुलामी से पूर्व हमारी न्याय व्यवस्था अत्यंत सरल, अविलंब, निर्णायक एवं संतोषप्रद थी। वह पंचमुखी परमेश्वर के नाम से जानी जाती थी। फलस्वरूप ग्रामीण जीवन सद्भावनापूर्ण, परस्पर सहयोगात्मक और सुरक्षित था। मुस्लिम हुकूमत के काल में शासकों ने कस्बों में न्याय व्यवस्था में कुछ परिवर्तन अवश्य किए थे, किंतु ग्रामीण व्यवस्था पूर्ववत चलती रही। अब बच्चों, ध्यान देने वाली बातें, यहाँ पंचमुखी परमेश्वर जो कहा गया है, जो गुलामी से पूर्व हमारे भारत में यहाँ मौजूद थी, वो पंच परमेश्वर वाली बात थी, जो पंचों के द्वारा गांव में निर्णय लिए जाते थे। यदि कोई भी समस्या आ जाती थी तो गांव के जो पंच परमेश्वर थे, 5 जो व्यक्ति थे, उनका जो फैसला होता था वो पूरे गांव को मान्य होता था। सन 1765 के बक्सर युद्ध में प्राप्त विजय के बाद अंग्रेजों ने अपनी शासन प्रणाली लागू करना प्रारंभ किया। सन 1765 में बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो यहाँ अंग्रेज आ चुके थे भारत में, और उन्होंने अपनी जो भी न्याय प्रणाली जो शुरू की, जिसका कि हम वर्तमान रूप देख रहे हैं, वो न्याय की जो प्रणाली थी, शासन प्रणाली थी, वो उन्होंने चालू कर दी। उसमें क्या था? राजस्व वसूल तथा न्याय व्यवस्था पर अपना शिकंजा जमाना शुरू कर दिया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर विशाल भूभाग को जिलों की इकाइयों में बांटा। हर जिले के लिए अंग्रेज कलेक्टर नियुक्त किए गए और वे राजस्व वसूली के साथ जिला मजिस्ट्रेट का भी काम करते थे। क्या चीज़ थी? देखो, बड़े जो विशाल भूभाग था, उनको जिलों की इकाइयों में बांट दिया और हर जिले के लिए एक अंग्रेज कलेक्टर बना दिया, और वो राजस्व वसूली भी करता था, लेकिन साथ साथ वो मजिस्ट्रेट का कार्य भी करता था। मतलब उस व्यक्ति के पास में 2 जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी कि वो कलेक्टर उस एरिया का था और मजिस्ट्रेट जो कि न्याय करता था, जो भी मुकदमे आते थे उनका वो फैसला करता था।
आगे चलकर दीवानी और फौजदारी अदालतों की जिला स्तर पर भी स्थापना की। सभी कचहरियों में अंग्रेजी भाषा प्रचलित की गई, अतः वकीलों की आवश्यकता अनुभव होने लगी। जब दीवानी फौजदारी अदालतें जब आ गईं तो मुकदमे पहले तो पंच परमेश्वर किया करते थे, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आ गए तो उनकी जो शासन प्रणाली लागू उन्होंने की, उसमें क्या हुआ कि अलग अलग मुकदमे अदालतों में आने लगे। अब उन अदालतों में जो भी मुकदमे आते थे तो एक मजिस्ट्रेट इतने सारे मुकदमों का निपटारा तो कर नहीं सकता था, इसलिए अब क्या हुआ, वकीलों की आवश्यकता पड़ने लगी। 1828 से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ज़माने से वकीलों का व्यवसाय नियमित रूप से चल पड़ा। किस समय चला? 1828 से, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग यहाँ भारत आए तो उन्होंने वकीलों का व्यवसाय स्थापित कर दिया। वही सिलसिला अबाधित गति से आज भी चल रहा है और अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व बना हुआ है। अब देखो बच्चों, सन 1765 की जो घटना थी, जब बक्सर युद्ध उन्होंने विजय प्राप्त की थी और अंग्रेज़ों ने अपनी शासन प्रणाली लागू की, उसके बाद आप देखो 1765 के बाद में नियमित रूप से वकील कब आए? हमारे यहाँ मुकदमेबाजी में भारत में कब लागू हुई? 1828 में। और 1828 से जो प्रणाली चालू हुई वो आज तक लगातार बनी हुई है। आप ये देखिए कि वो प्रणाली अभी तक चल रही है और अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व बना हुआ है। सुदेव से मेरा जन्म छोटे से ग्राम में हुआ। सुदेव यानी ईश्वर की कृपा से मेरा जन्म छोटे से ग्राम में हुआ और मेरा जीवन कार्य भी ग्रामीण अंचल ही बना हुआ है। मतलब वो अपने जीवन का जो भी सारा कार्य यानी पूरा जीवन वो अपने ग्रामीण अंचल में ही बिता रहे हैं। फलस्वरूप मेरा अनेकों बार जिला कचहरियों में जाना हुआ है। जिला कचहरियों में 95% से भी अधिक भीड़ ग्रामवासियों की ही रहती है। वे अपना अपना मुकदमा लेकर वकीलों को घेरे रहते हैं। मतलब ये स्थिति देखो कि कहाँ तो अपने अपने गांव की जो भी समस्याएं आती थी उसको पंच परमेश्वर निपटा दिया करते थे, जिनका फैसला जल्दी हो जाता था। लेकिन अब जो जिला कचहरियाँ बन चुकी हैं वहाँ पर वकील आ गए, तो उन ग्रामीणों की स्थिति देखिए कि 95% से भी अधिक भीड़ ग्रामवासियों की ही रहती है और वो मुकदमा लेकर अपना जितना भी मुकदमा जो भी आता है उसको लेकर वकीलों को घेरे रहते हैं। अब आगे देखिए, नानाजी देशमुख लिखते हैं, वकील वर्ग सुशिक्षित, कानूनों का जानकार, वाद विवाद में पटु तथा नेतृत्व में अग्रणी है। वकीलों की क्या विशेषता बताइए कि वो अपना किस प्रकार से अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है कि वो सुशिक्षित हैं क्योंकि उन्होंने डिग्री ले रखी है, कानूनों को जानते हैं, वाद विवाद में पटु मतलब किसी भी तर्क वितर्क में वो बहुत तेज होते हैं, और नेतृत्व में अग्रणी है क्योंकि अग्रणी है, आगे बढ़ चढ़ के वो नेतृत्व करते हैं कि हम ये आपका काम कराएंगे। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि अनेक वकीलों ने स्वातंत्र्य संग्राम का नेतृत्व किया था। आज़ादी पाने के बाद भी यह वर्ग राजनीति में प्रमुखता प्राप्त किए हुए हैं। ये उस समय जब लिखा गया था नानाजी देशमुख द्वारा ग्रामोत्थान, तो उन्होंने उस समय का वर्णन किया है कि महात्मा गांधी वो भी बैरिस्टर थे, मोतीलाल नेहरू भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये वकील थे और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व भी किया था। और आज़ादी पाने के बाद भी यह वर्ग राजनीति में प्रमुखता प्राप्त किए हुए हैं, यानी उस समय भी ये तीनों, इनका महत्व बहुत अधिक भारत में था। ग्रामवासी आपस में मुकदमेबाजी के द्वारा स्वयं को बर्बाद कर रहे हैं। यह देखते हुए भी वकील वर्ग उन्हें समझाता नहीं है कि इस मुकदमेबाजी की बर्बादी से स्वयं को बचा लें। देशमुख कहते हैं कि जब ये ग्रामवासी मुकदमा कर रहे हैं, मुकदमेबाजी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, वकीलों के चक्कर लगा रहे हैं, समय भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, लेकिन वकील उन्हें ये नहीं समझाते कि मुकदमेबाजी से बर्बादी है, अपने आप को बचाओ। वो नहीं कहेंगे। वो क्यों कहेंगे? क्योंकि उनका तो खुद का व्यवसाय इसी से चल रहा है। देशमुख लिखते हैं आगे,
अपितु उनकी मुकदमेबाजी में ही वह अधिक रुचि लेते हैं। भाई वो रुचि लेंगे ही, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चली हुई है। ग्रामीणों की दयनीय दशा को वो जानते हैं, लेकिन उनकी दशा को जानते हुए भी उससे अधिक मेहनताना वसूलने में संकोच नहीं करता। ग्रामवासी कर्जदार होते हुए भी हजारों वकीलों के सुखमय जीवन का बोझ ढोते आ रहे हैं। अब ये पंक्ति आपको समझनी चाहिए कि ग्रामवासी कर्जदार होते हुए भी हजारों वकीलों के सुखमय जीवन का बोझ ढोते आ रहे हैं। देखो बच्चों, आप ये सामान्य सी बात है, आप भी परिचित हैं इस बात से कि वकील खूब मुकदमे के लिए खूब धनराशि लेते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई कर्जे में डूब रहा है, इसको कितनी तकलीफ़ है। वो सिर्फ अपना पैसा बनाते हैं और उस पैसे से वो अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं, गाड़ी रखते हैं, मकान बनाते हैं, बच्चों को अच्छे एजुकेशन देते हैं। तो ये देशमुख, नानाजी देशमुख लिख रहे हैं कि ग्रामवासी कर्जदार होते हुए भी हजारों वकीलों के सुखमय जीवन का बोझ ढोते आ रहे हैं। यह वकील वर्ग 1828 से गरीब ग्रामीण आबादी का शोषण करता आ रहा है। आप अनुमान लगाइए कि कितनी समय हो गया 1828 से लेकर, और अभी हमारा समय चल रहा है सन 1920। तो आप खुद देखेंगे कि एक पूरी सदी से भी अधिक बीतने पर भी हम ये देख रहे हैं कि ग्रामीण जो गरीब हैं उनका शोषण अभी भी हो रहा है। इस गंभीर समस्या की ओर हमारे नेतृत्व ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। हमारे नेतृत्व यानी हमारे जो नेता हैं उन्होंने भी इसकी समस्या की ओर से आंखें बंद कर रखी हैं, वो भी इस ओर नहीं देख रहे हैं। यदि यह स्थिति ऐसी ही बनी रही तो सरकारों द्वारा बनाई गई ग्राम विकास की योजनाएं क्या कभी देश की 70% से अधिक ग्रामीण आबादी को खुशहाल बना पाएगी? नानाजी देशमुख ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो एक समस्या है कि हमारा जो अधिकतर भारत, क्योंकि कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% आबादी गांव में निवास करती है, इसलिए नानाजी देशमुख ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही, ऐसी कौन सी स्थिति कि मुकदमेबाजी में ग्रामीण कर्ज के नीचे दबते जा रहे हैं और कर्जा बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में ग्रामीण और ज़्यादा गरीब होते जाएंगे, तो जो सरकार हमारे लिए ग्राम विकास की योजनाएं बना रही हैं तो क्या वो ग्रामीण आबादी को खुशहाल बना पाएगी? अर्थात वो ग्राम विकास की योजनाएं वहीं की वहीं धरी रह जाएंगी, क्योंकि मुकदमेबाजी के कारण उनका सारा पैसा वकीलों के पास में जा रहा है। अब बच्चों, इस पाठ का अगला जो बचा हुआ पाठ है मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी।